स्वागत है सर्वोदय क्लासेज के YouTube चैनल पर। मैं हूं वीके शर्मा। विद्यार्थियों, कल हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में। कल मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई थी, लेकिन आप लोगों ने रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। कम से कम रेस्पॉन्स तो दो। सर अच्छी नहीं है, स्पष्ट कहो। अच्छी है, ठीक ठाक। तो इससे मुझे पता चले कि मुझे इस पे मेहनत नहीं करनी है या करनी है। तो रेस्पॉन्स दिया करो, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो कल हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में, और हमारा जब आर्टिकल 58 हम पढ़ रहे थे योग्यता वाला, उसी समय लाइट चली गई थी और आपने नोट किया होगा अंधेरा हो गया था। तो मैं वहीं से वापस राष्ट्रपति का ये टॉपिक शुरू कर रहा हूं। विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रपति को पूरा पढ़ेंगे, और ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपना लेवल अप करना चाहते हैं। केवल पुलिस कांस्टेबल बनने की सोच से आगे जो लोग जा रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि उन्हें अपने आप को अगर बड़े लेवल पे ले जाना है तो सोच भी बड़ी करनी पड़ेगी और पढ़ना भी बड़ा ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रपति की हम बात कर रहे थे कल। अनुच्छेद 58 में आती विद्यार्थियों राष्ट्रपति की योग्यताएं, कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो ये बताओ कि जो राष्ट्रपति होता है वो देश का पहला नागरिक होता है। एक तरह से वो देश का राजा होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। तो इतने बड़े पद पर चुनाव के लिए जो योग्यताएं हैं वो काफी आसान नजर आ रही है। देखना, न्यूनतम आयु, सबसे पहले तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना ही चाहिए, क्योंकि भारत का नागरिक हुए बिना आप देश के प्रथम नागरिक नहीं बन पाएंगे। भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष हो, कम से कम 35 वर्ष। और साथ ही आप में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। याद रखना, मैंने यहां योग्यता लिखा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि लोकसभा का सदस्य हो। याद रखिए, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अगर वो पहले से है और राष्ट्रपति अगर बन जाता है तो उन्हें पहले वाला पद छोड़ना पड़ेगा। तो यहां केवल योग्यता होनी चाहिए सदस्य बनने की। और चौथी, वो किसी लाभ के पद को धारण ना करता हो। किसी भी लाभ का पद का अर्थ है सरकारी जॉब ना करता हो, किसी सरकारी कंपनी का डायरेक्टर ना हो। ऐसे बहुत सारे पद हैं जहां सरकार अगर वेतन देती है तो उसे लाभ का पद माना जाता है, तो उसके ऊपर वो आसीन ना हो, काम ना कर रहा हो। तो ये योग्यताएं तो मेरे हिसाब से भारत के करोड़ों नागरिकों में मिल जाएगी। तो क्या करोड़ों नागरिक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएंगे? जिस तरह से एमएलए के चुनाव में हम देखते हैं खूब सारे उम्मीदवार आते हैं, और सरपंचों का तो पूछो ही मत। जिससे देखो सरपंच बनना चाहता है, अभी चुनाव में देखा होगा 20-25 उम्मीदवार आ रहे हैं। तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में 20 तरह से उम्मीदवार इकट्ठे हो सकते हैं? तो इसीलिए इसे विशेष बनाना पड़ा। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं। जब हमने कल परसों निर्वाचन पढ़ा तो उस निर्वाचन में योग्यताओं के साथ साथ एक योग्यता और शामिल कर दी गई है। तो पहले मैं उस पर विचार करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, राष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो उसके लिए निर्वाचक जो मंडल है, निर्वाचक मंडल में हमने किस किस को शामिल किया? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाएं। देश की 31 विधानसभाएं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, जिनमें 28 राज्यों की और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की, अर्थात दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो 3 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य, यानी 31 विधानसभाएं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। तो यह बनेगा निर्वाचक मंडल, जिनमें लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं, जिनमें मनोनीत को 18, राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, यानी कि ये सदस्य संख्या हो जाती है 543, 233, और यहां विधानसभा के 4120 एमएलए। इन सबको मिला दूं तो बन जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहेगा तो इस निर्वाचक मंडल में से कम 50 तो होने चाहिए प्रस्तावक। कम से कम 50 तो ये कहे कि हाँ, ये व्यक्ति जिसका नाम एक्स है, इसे हम देश का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। ये बात जो 50 लोग कह रहे हैं वो आम लोग नहीं हैं, वो लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभाओं के सदस्य हैं, एमएलए या एमपी हैं। और 50 प्रस्ताव के बाद 50 अनुमोदक हो।
अनुमोदक जो उसे अनुमोदित करे और कहे हाँ बिल्कुल, एक्स को 50 लोग ये कहे कि 50 तो कहते बनाना है, 50 कहते हाँ हम इनके साथ हैं, तो कुल मिलाकर आपको चाहिए कम से कम 100 एमएलए, 100 एमपी, और 100 एमएलए या 100 एमपी किसी आम आदमी के साथ नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप नोट कीजिएगा, राष्ट्रपति वही व्यक्ति बनता है जिस पार्टी की सरकार केंद्र में शासन कर रही है, वही पार्टी जिस उम्मीदवार का नाम आगे बढ़ाती है, वही व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो यहां देखेंगे कि इस तरह से राष्ट्रपति की योग्यता में हमने योग्यताएं पढ़ी है। अब मैं लिखूंगा विद्यार्थियों अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति पद की शर्तें, कल हमने फॉर्मूला बनाया था उसमें एन लिखा था हमने, नहीं हो सकता, तो सबसे पहले नहीं वाली बात करते हैं। तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का, विधानसभा का या फिर विधान परिषद का सदस्य नहीं हो सकता, किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। इसके बाद बात करते हैं इसी में अनुच्छेद 59 में पद की शर्तों के बाद दूसरी शर्त आती है, राष्ट्रपति एक निःशुल्क आवास का हकदार होगा। निःशुल्क आवास, राष्ट्रपति भवन में जब राष्ट्रपति रहते हैं तो उन्हें वहां निःशुल्क ही वो प्रदान किया जाता है, उसके लिए कोई किराया नहीं लिया जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसी में आता है, राष्ट्रपति का वेतन। राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि जिसका आर्टिकल है विद्यार्थीगण 266 कोष्टक 1, संचित निधि। चलिए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ देता हूं, संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है? इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो संचित निधि जिसका आर्टिकल 266(1) है, इसी संचित निधि से राष्ट्रपति को दिया जाता है विद्यार्थीगण वेतन, भत्ते, ये राष्ट्रपति को प्रदान किए जाएंगे, पेंशन। और ये राष्ट्रपति का जो नया वेतन बना है, 7वां जो हमारा वेतन आयोग लगा था, इस 7वें वेतन आयोग के बाद भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है वो बढ़ाकर कर दिया गया विद्यार्थीगण 5 लाख रुपए मासिक, अर्थात 60 लाख रुपए वार्षिक। ये भारत के राष्ट्रपति का वेतन है और ये आता है अनुच्छेद 59 में। इसके आगे मैं लेता हूं विद्यार्थियों अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में जब हम चलेंगे तो यहां आता है शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। तो देखिए सबसे पहला एक सवाल बनता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या कोई वरिष्ठ न्यायाधीश। वरिष्ठ न्यायाधीश की स्थिति तो तब आती है जब मुख्य न्यायाधीश उस समय पद पर ना हो। हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश होते हैं। पहले 31 थे, अभी 2 और बढ़ा दिए गए थे, 31 तो 33, 3 बढ़ा दिए गए, 34 हो गए। तो या तो मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध है या मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति की शपथ याद रखिए अनुसूची 3 में वर्णित नहीं है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, नहीं है। तीसरी चीज इसमें याद रखिए, राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो मुख्य रूप से संविधान की संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण। ध्यान दीजिएगा, ये जो शपथ का जो यहां पर हम बात कर रहे हैं संविधान के संरक्षण करने की, प्रतिरक्षण करने की, ये ऐसी शपथ या तो देश का राष्ट्रपति लेता है या फिर किसी राज्य का राज्यपाल लेता है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य इस तरह की शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। तो शपथ का प्रारूप
जो होता है वो 60 के अंतर्गत ही आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये अनुसूची 3 का हिस्सा नहीं होगा। शपथ के बाद में चलूं आगे विद्यार्थियों, तो ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक अब आएगा 61 वाला। अनुच्छेद 61 में मैं चलूं, और ये आप सबको पता है इंपीचमेंट, अनुच्छेद 61, जिसे मैं कहूंगा महाभियोग। महाभियोग का अर्थ हुआ बड़ा अभियोग। अभियोग को का अर्थ होता है विद्यार्थियों केस, और महाशब्द जुड़ा, महान बातें कर रहा है, बड़ी बात कर रहा है। तो भाई जब भारत के पहले नागरिक के ऊपर अगर आप केस करोगे तो वो केस छोटा मोटा तो होगा नहीं, तो उसका अर्थ है कि वो बड़ा होगा, महा होगा, महा माने बड़ा होगा। और याद ये भी रखना साथ में कि जो महाभियोग शब्द है वो केवल मुख्य रूप से राष्ट्रपति के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। अन्य जो होते हैं, जैसे मुख्य न्यायाधीश को हटाते हैं, या फिर हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, केग को हटाते हैं, निर्वाचन आयुक्त को हटाते हैं, वहां भी संसद ही उन्हें हटाती है, तो वहां पर हम महाभियोग के बजाय समादेशन शब्द का प्रयोग करेंगे। समादेशन, वहां पर भी विशेष बहुमत से उन्हें हटाया जाता है, लेकिन उसे हम महाभियोग नहीं कहेंगे। बोलचाल में क्या होता है, हम उसे महाभियोग बोल देते हैं। आते हैं 61 में, राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगेगा? जब वो संविधान का उल्लंघन करे, संविधान का उल्लंघन करने पर या अतिक्रमण करने पर। और संविधान में इस चीज को वापस क्लियर नहीं किया गया है, उल्लंघन का अर्थ क्या होता है, किस तरह से उल्लंघन होगा। उन्होंने इतना लिखा, उल्लंघन करने या फिर अतिक्रमण अगर राष्ट्रपति करेगा संविधान का, तो उनके ऊपर लगा दिया जाएगा महाभियोग। तो महाभियोग की प्रक्रिया को कम शब्दों में समझा देता हूं विद्यार्थियों। महाभियोग हमारे देश की संसद ही लगाती है, और संसद के सदन है 2, लोकसभा और राज्यसभा। कोई सा भी सदन महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। पॉइंट नंबर 1, बहुत अच्छा सवाल आता है। महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में शुरू होती है? तो हम कहेंगे किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। पहला तो ये याद रखेंगे। दूसरा, कोई भी सदन शुरू अगर करेगा, उससे पहले लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही एक नोटिस पहुंचाएगा, 14 दिन पूर्व एक नोटिस देगा, और इस नोटिस में राष्ट्रपति को यह बताया जाएगा कि आपके विरुद्ध इस तरह का प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो जो भी सदन प्रस्ताव लाएगा, इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम उस सदन के 1/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। 1/4 सदस्य तो पहले सहमत होंगे कि प्रस्ताव लाना है कि नहीं लाना। जब 1/4 सहमत हो जाएंगे तो प्रस्ताव लाया जाएगा। अब यह प्रस्ताव आया है, इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। एक्सेप्ट करने के बाद में अगर लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया गया है, तो वहां पर होगी राष्ट्रपति के इस महाभियोग के लिए वोटिंग। और वोटिंग में मान लीजिए 2/3 बहुमत से अगर ये पारित हो जाता है, विशेष बहुमत से लोकसभा से अगर ये पारित हो जाए, मान लीजिए लोकसभा में हमने शुरू किया तो लोकसभा में पारित हुआ, और वहां से पारित होने के बाद ये राज्यसभा को प्रेषित किया जाएगा। अब राज्यसभा को जब प्रेषित कर दिया जाएगा, तो राज्यसभा इस पर तुरंत निर्णय नहीं लेगी। सबसे पहले कमेटी गठित करेगी, जिसमें वरिष्ठ सदस्य होंगे। एक जांच कमेटी बैठेगी, और जांच कमेटी राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने के लिए भी बुला सकती है, और उन्हें पूरा अधिकार दिया जाएगा जांच कमेटी को कि वो राष्ट्रपति से उनका पक्ष जाने। और ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अपना पक्ष खुद भी रख सकता है या किसी और के माध्यम से भी रख सकता है। तो राष्ट्रपति यहां पर अपना पक्ष रखेगा, और मान लीजिए कि राष्ट्रपति द्वारा रखे गए पक्ष से सहमत नहीं है राज्यसभा, और इमेजिन करें कि राज्यसभा भी इस महाभियोग के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तो ऐसी कंडीशन में अब राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना ही पड़ेगा, अर्थात राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा। तो यह प्रोसेसिंग काफी लंबी, काफी जटिल है, और अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर यह प्रक्रिया ना तो कभी शुरू की गई, ना कभी लागू की गई। क्यों? क्योंकि भारत के जितने भी राष्ट्रपति अब तक बने हैं, वो एक से बढ़कर एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान अब तक भारत को मिले हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया के आगे बढ़ेंगे हम अनुच्छेद 62 की ओर। देखिए विद्यार्थियों, अनुच्छेद 62 जो हमने कल पढ़ा था, नया दावेदार, एक हमने वो बनाया था शॉर्ट, पद 62 में आता है एनडी, नया दावेदार। इसका अर्थ है कि
राष्ट्रपति के पद छोड़ने से पहले ही, राष्ट्रपति के पद छोड़ने से पूर्व ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना है, नए राष्ट्रपति का चुनाव। तो जैसे आप 2022 में हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होगा और 25 जुलाई को राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। 25 जुलाई से पहले ही जून वाले महीने में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है और प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति का पहले से निर्वाचन करके तैयार रखे जाते हैं। तो जिन राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है वो सीट छोड़ देते हैं और उनकी जगह जो नया राष्ट्रपति हमने चुना है, नया दावेदार, वो पद ग्रहण कर लेता है। एक चीज यहां पर आप याद रखिए, किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति के चुनाव में देरी होती है, इमेजिन करो अभी 2020 में राष्ट्रपति का चुनाव होता तो क्या कोरोना के इस महासंकट में राष्ट्रपति का निर्वाचन संभव था? नहीं था। ऐसी कंडीशन में कभी भी ऐसा हो जाए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करवा पाए नए का, तो याद रखिए जो पहले ऑलरेडी जो राष्ट्रपति पद पे बैठे हैं वही पद पर बने रहेंगे, यानी कि वो अपना पद नहीं छोड़ेंगे। और याद रखिए उनके 5 साल का कार्यकाल समाप्त भी अगर हो जाएगा तो ये नहीं कह देना है कि वो तो जाएंगे और उनकी जगह उपराष्ट्रपति आके काम करना शुरू कर देंगे। तो याद रखिए यहां उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति ही अपने पद पर बने रहेंगे और तब तक बने रहेंगे जब तक नया दावेदार, नया उनका उत्तराधिकारी पद को ग्रहण नहीं कर लेता है। तो ये है अनुच्छेद 62 तक। इससे आगे मैं आपको आज जो पढ़ा रहा हूं विद्यार्थियों, ये है राष्ट्रपति के कार्य। अब हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन करवा लिया तो राष्ट्रपति के कामों को भी ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन कौन से काम करते हैं। तो चलिए एक एक को अच्छे से समझना स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति कितने क्षेत्र में काम करता है? सबसे पहला मैं एक लिखूंगा विधायी कार्य। विधायी अर्थात ये संबंधित हो गया है संसद की कार्य प्रणाली से, संसद से जुड़ा हुआ, या यूं कहीं तो कानून बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ। तो राष्ट्रपति का यहां क्या योगदान होगा? तो पहले आप याद रखिए राष्ट्रपति संसद का अंग है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर ही संसद बनती है। अगर राष्ट्रपति संसद का अंग है तो संसद अगर कोई भी काम करे, यानी कि लोकसभा राज्यसभा मिलकर कोई भी काम करे, तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना तो वो काम अधूरा है, अधूरा ही रहेगा क्योंकि अंग है। और याद रखिए जो अंग होता है, गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, एक पहिया हटा देंगे तो गाड़ी नहीं चल रही। बिल्कुल वैसे ही राष्ट्रपति की सहमति के बिना लोकसभा राज्यसभा मिलकर जो भी काम कर ले वो मान्य नहीं होगा। तो राष्ट्रपति जो विधायी कार्यों में भूमिका निभाते हैं, चलिए उन पर चर्चा करते हैं एक एक पे। सबसे पहले मैं लूंगा विद्यार्थियों अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85। तो देखो राष्ट्रपति क्या क्या करता है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को शुरू करता है, संसद को सत्र को शुरू करता है, सत्र अवसान करता है। पहले तो ये काम करता है। सत्र का अर्थ होता है सेशन, अधिवेशन, जो राष्ट्रपति के द्वारा ही आहूत की जाती है। उसके बाद में सदन शुरू होता है और राष्ट्रपति के कहने पर ही सदन समाप्त होता है। एक चीज यहां पर याद रखेंगे, अधिवेशन काफी लंबे होते हैं। जैसे बजट सत्र की मैं बात करूं तो साल में 3 ही सत्र होते हैं। अगर बजट सत्र की मैं बात करूं तो ये फरवरी से मई तक चलता है। तो इस 3 महीने के दौरान राष्ट्रपति शुरू कर देगा, राष्ट्रपति लास्ट वाली डेट भी कह देगा समाप्त कर दो। इसके बीच में जो बैठकें होती है उन बैठकों को भंग करना, यह अधिकार उस सदन के सभापति या अध्यक्ष के पास होता है। वहां राष्ट्रपति उन सदन की बैठकों को स्थगित नहीं करते हैं। तो ये याद रखें। कई बार हम अखबारों में सुनते हैं लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर दिया गया है बैठक को।
तो वहां पर राष्ट्रपति के अधिकार नहीं बल्कि अध्यक्ष और सभापति के अधिकार करते हैं। तो सत्र का आहूत करते हैं, सत्रों को आहूत करते हैं यानी बुलाते हैं, और उनका अवसान करते हैं, अवसान यानी समाप्त करते हैं। साथ ही अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ध्यान दीजिए, राज्यसभा को तो भंग नहीं कर पाएगा ना, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, उसे कोई भंग नहीं कर सकता क्योंकि वो एक स्थायी सदन है। तो लोकसभा को वो भंग कर सकता है। अब यहां एक सवाल मेरा दिमाग में आ रहा है और कई विद्यार्थियों के भी आ रहा होगा कि राष्ट्रपति तो लोकसभा को भंग कर रहे हैं, तो क्या वो अपने ही विवेक से भंग कर रहे हैं कि भाई मेरे जच की भंग करूंगा मैं तो ध्यान दीजिए, दुकान नहीं है कोई जिसका शटर चाहे जब बंद कर दो चाहे जब उठा दो, ये आपके हाथ में नहीं है, ये पूरी प्रोसेसिंग से होता है। इसका अर्थ है राष्ट्रपति अपने विवेक से शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे। यहां केंद्र का जो मंत्रिमंडल है वो सिफारिश करता है कि राष्ट्रपति जी आप लोकसभा को भंग कर दीजिए। अगर आज नरेंद्र मोदी की सरकार और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से अनुरोध करे कि आप लोकसभा को भंग कर दो, तो अभी तुरंत लोकसभा भंग हो जाएगी और देश में नए चुनाव हो जाएंगे, जिन्हें मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। अवधि पूरी होने से पहले ही चुनाव जब हो जाते हैं तो उन्हें मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। तो लोकसभा को यह भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति को मिली आर्टिकल 85 में। इसी तरह से देखो आर्टिकल 86, राष्ट्रपति सदन को, सदन का अर्थ है लोकसभा राज्यसभा यानी संसद को, राष्ट्रपति सदन को किसी लंबित विधेयक, कोई मान लीजिए मामला अटका पड़ा है कई सालों से और संसद उस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो लंबित विधेयक पर नोटिस भेज सकता है, सूचना भेज सकता है और कह सकता है कि इस लंबित जो विधेयक है इस पर संसद को जो भी निर्णय लेना हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन लेना है। तो यहां पर राष्ट्रपति सूचना भेज सकता है, संसद को नोटिस दे सकता है। तो यह आर्टिकल 86 में आएगा। 87 जो काफी इंपोर्टेंट है विद्यार्थियों, 87 कहता है राष्ट्रपति बजट सत्र, देखो पहले तो मैंने बजट सत्र इसलिए लिखा है क्योंकि यही प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र होता है, यानी प्रथम सत्र यही होता है। तो बजट सत्र और नई लोकसभा का जब गठन होता है, नई लोकसभा की प्रथम बैठक जिस दिन होती है उस दिन राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक में, नोट कीजिएगा, बैठक शब्द बोला मैंने, अधिवेशन नहीं बोला है, संयुक्त बैठक में अभिभाषण करते हैं। अभिभाषण काफी इंपोर्टेंट सवाल है। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण करेंगे। अभिभाषण और भाषण में फर्क क्या होता है? भाषण होता है जब मैं अपने ही मन से अपने विचारों को प्रस्तुत करूं और किसी और के लिखे गए विचारों को सिर्फ मैं पढ़ रहा होता हूं, तो इसका अर्थ है कि मैं भाषण नहीं अभिभाषण कर रहा हूं। और एक अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, राष्ट्रपति जो अभिभाषण करेंगे सदन में, इसे लिखेगा कौन, तैयार कौन करेगा? तो यह सवाल का सही उत्तर हो जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करते हैं? और हमारा उत्तर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है। 87 के आगे देखिए राष्ट्रपति के और आर्टिकल की ओर बढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। तो फिर आ जाता हूं मैं अनुच्छेद 80 में। वैसे पहले आना चाहिए था क्रम से, तो वापस आगे कोई बात नहीं। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन, अनुच्छेद 79 संसद का गठन, अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 80 में ही राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। 12 सदस्यों का मनोनयन किसमें करते हैं विद्यार्थियों? आप कहोगे राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। तो ये 80 में आएगा। इसी तरह से मैं लिख देता हूं अनुच्छेद 123 और यहां आ जाता है राष्ट्रपति का
अध्यादेश। अध्यादेश, और अध्यादेश को अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस कहा जाता है। ऑर्डिनेंस। तो ये याद रखेंगे अध्यादेश कब लाया जाता है और किस परिस्थिति में लाया जाता है। तो चलिए मैं समझाऊं आपको काफी कम शब्दों में कि हमारे देश में कानून बनाने की फैक्ट्री, केंद्र में संसद है, राज्य में विधानमंडल है। तो कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट्री हमेशा चालू नहीं रहती है। आप ये मत सोचिए 365 दिन ये किसी दुकान की तरह चलती रहती होगी, ऐसा नहीं है। इसकी एक नियमित टाइम पर बैठकें होती है, अधिवेशन होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि आपको अभी कानून की जरूरत है और संसद तो चल ही नहीं रही। अब जब संसद नहीं चल रही तो कानून कहां से लाओगे। तो ये एक विकल्प है, एक ऐसा विकल्प है जहां आप इमरजेंसी में कानून बना सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं, कुछ ही टाइम में बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है ये एक अल्पकाल के लिए होता है, यानी कम समय के लिए ही काम करता है, परमानेंट नहीं कह सकते आप इसे। तो राष्ट्रपति अध्यादेश करता है जारी केंद्र के मंत्रिमंडल के निवेदन पर, सिफारिश पर, किसी भी विषय पर। राज्य सूची को छोड़ दीजिए, समवर्ती और संघ सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और यह अध्यादेश तुरंत एक कानून की तरह लागू हो जाता है। लेकिन इसकी अधिकतम अवधि है विद्यार्थियों 6 माह। अधिकतम बोला मैंने। अगर संसद शुरू हो जाए तो संसद जैसे शुरू होगी उसके पास 2 विकल्प रहेंगे। संसद के पास 2 ऑप्शन रहेंगे। पहला, वो जो अध्यादेश जिस विषय पे लाया गया था उसे चाहे तो परमानेंट कर दे, और परमानेंट करने के लिए विद्यार्थियों पूरी प्रोसेसिंग होगी। लोकसभा से पारित होगा, राज्यसभा में जाएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, पूरी प्रोसेस होगी, तब जाके वो परमानेंट कानून बन पाएगा। और अगर संसद शुरू हो जाए और ऐसा लगे कि अब इसकी आवश्यकता नहीं तो उसे रिजेक्ट कर दे, समाप्त कर दे। इमेजिन करें कि संसद इन दोनों विकल्प पर ही विचार ना करे, ना उसे परमानेंट करे और ना उसे रिजेक्ट करे, तो संसद शुरू होने के 6 सप्ताह, लगभग 1.5 महीना, 6 सप्ताह बाद ये अध्यादेश अपने आप अप्रभावी अर्थात समाप्त हो जाएगा। तो ये होता है राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 123 में। इससे आगे चलेंगे तो अनुच्छेद ले लेते हैं विद्यार्थियों। जैसे जैसे मुझे याद आ रहे हैं मैं आपको बताता जाऊंगा। अनुच्छेद 108 ये सब विधायी कार्य है। इसके अंतर्गत आता है राष्ट्रपति बुलाता है विद्यार्थीगण संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक किस किस की? लोक बैठक नहीं लिखूंगा, सॉरी, बैठक लिखने से गलत हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है राष्ट्रपति और उसकी हमेशा अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ये तब बुलाया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो जाए, यानी लोकसभा कोई विधेयक राज्यसभा को भेजती है और राज्यसभा उस पर 6 महीने तक कोई निर्णय ना ले या उसे बार बार रिजेक्ट कर रही होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर उसे पारित करवाना हो तो संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे राष्ट्रपति और ये भी मंत्रिमंडल की सिफारिश से बुलाएंगे और उसके बाद वहां जो फैसला होगा वो साधारण बहुमत से होगा, 50% +1 से, और उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। इसी तरह से आता है विद्यार्थियों अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 और ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूं अनुच्छेद 111 में। इसमें आता है राष्ट्रपति का किसी भी विधेयक को सहमति देना। किसी भी विधेयक को सहमति देना। तो आपको मैं बताऊं कि संसद से जो पारित होता है विधेयक दोनों सदनों से, और इस पर जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं तब तक ये क्या नहीं बनता है? कानून। और जब तक कानून नहीं बनेगा तो कोई काम ही नहीं हुआ। अर्थात संसद से पारित हर विधेयक को राष्ट्रपति की जो सहमति है, मंजूरी है, वो आवश्यक होती है और वो मंजूरी दी जाती है आर्टिकल 111 में। अब एक चीज यहां मैं आपसे पूछूं कि संसद अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजे, संसद एक कोई विधेयक भेजती है पारित करके, तो क्या राष्ट्रपति उस भेजे गए विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा ही? क्या वो मजबूर है?
या वो मजबूर नहीं है, या ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कोई शक्तियों का उपयोग करेगा, जिसे हम वीटो बोलते हैं। वीटो यानी निषेधाधिकार, वीईटीओ, वीटो। तो मैं आपको बताऊं विद्यार्थियों, जब संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होंगे, अर्थात वो 3 वीटो का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति को 3 वीटो प्राप्त है। देखिए कौन कौन से। पहला है अत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट, अर्थात पूर्ण वीटो कहते हैं इसको, कंप्लीट। दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो, निलंबन यानी सस्पेंड। और तीसरा राष्ट्रपति के पास बनता है जेबी वीटो। कई विद्यार्थियों ने केवल एक ही वीटो सुना है कि राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग करता है, लेकिन याद रखिए विद्यार्थियों, राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो होते हैं जिनका वो अलग अलग परिस्थितियों में उपयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे। अत्यांतिक या पूर्ण वीटो, इसमें राष्ट्रपति भेजे गए विधेयक को पूर्ण रूप से ही समाप्त कर देते हैं, समाप्ति कर देते हैं कि मैं इस पे हस्ताक्षर भी नहीं करूंगा, ये खत्म कर दिया गया अभी का अभी, ये यूजलेस हो गया, जीरो कर दिया गया। अब ये जीरो कब होता है, इसकी परिस्थिति को समझते हैं। अत्यांतिक वीटो के लिए 2 शर्तें हैं। देखो इसको इस तरह से समझिए। अत्यांतिक वीटो के लिए पहला तो होता है कि ऐसा विधेयक जो किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा रखा गया हो, गैर सरकारी सदस्य। फिर एक शब्द आ गया, और एक चीज और मैं आपको बीच में बता दूं, अगर आप जॉब लगने की इच्छा रखते हैं तो केवल इच्छाओं से तो काम होता नहीं। मेरी भी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की है, बढ़ाते ही नहीं है, सरपंच ही नहीं बनाते गांव का, वार्ड पंच ही नहीं बनाते। केवल इच्छाओं से काम होता तो हम सब कुछ करते। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका योगदान छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक आएगा। रुचिकर भले ना हो, रुचि पैदा कीजिए आप, और जितना इसको गहराई से समझते जाओगे उतनी रुचि पैदा होती जाएगी, उतना ही मजा आने लग जाएगा। तो देखो यहां मैंने लिखा अत्यांतिक वीटो, मैंने कहा विधेयक को पूर्ण रूप से खत्म कर देता है राष्ट्रपति। तो खत्म कर देता है तो क्या हर के विधेयक को खत्म कर देगा? नहीं कर पाएगा। देखिए किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा रखा गया विधेयक, फिर एक शब्द आ गया गैर सरकारी, और बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। 99% विद्यार्थी अपने मन से बताइए क्या उन्हें गैर सरकारी सदस्य का समझ में आया? नहीं आया। देखिए हमारे सदन में चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक प्रकार का सदस्य वो है जिसकी संसद सरकार में भूमिका है, अर्थात जो सरकार में हिस्सेदार है, मंत्री है। जितने भी जो मंत्री हैं उन सबको मैं सरकारी सदस्य कहूंगा, और मंत्रियों के अलावा जितने सदस्य शेष रह जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे? गैर सरकारी सदस्य। तो गैर सरकारी सदस्य वैसे मोस्टली एक सा हुआ आज तक कि भाई सरकारी सदस्य ही विधेयक रखता है, सरकार की इच्छा से विधेयक रखा जाता है, कोई मंत्री रखता है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कोई भी सदस्य जो सरकार में सदस्य मंत्री नहीं है लेकिन एक संसद का सदस्य यानी एमपी है, जैसे अपने हनुमान जी बेनीवाल को ले लीजिए आप, वो संसद के सदस्य है, मंत्री नहीं है, तो उनको हम गैर सरकारी सदस्य कहेंगे। वो कोई भी विधेयक रख सकते हैं, ये उनकी शक्ति है, लेकिन उन्हें पता है कि पारित तो होगा नहीं, इसलिए ऐसा रखने की वो कोशिश नहीं करते हैं। फिर भी मान लीजिए उन्होंने रख दिया कि ये कानून बनना चाहिए, और अगर उनकी बात में दम हुआ, दोनों सदनों ने पारित भी कर दिया और ये चला गया राष्ट्रपति के पास, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को अगर मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री ऐसी कर दे सिफारिश की इसको पास मत करो, इसे खत्म कर दो, तो राष्ट्रपति इसे खत्म करने की शक्ति रखते हैं और वो वहीं खत्म हो जाएगा। किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा रखे गए विधेयक को राष्ट्रपति समाप्त कर सकते हैं। और इसमें दूसरी चीज और आती है जिसे समाप्त करते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि जब इमेजिन कीजिए कि आज कोई विधेयक रखा गया, ये विधेयक दोनों सदनों ने पारित भी कर दिया था और राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया हस्ताक्षर के लिए, और इसी बीच सरकार बदल गई, चुनाव हो गए, सरकार बदल गई, राष्ट्रपति के पास एक विधेयक पड़ा जिसपे उनको हस्ताक्षर करने के लिए पहले वाली सरकार ने कहा था। नई सरकार आई और उसने कहा राष्ट्रपति को कि आप इस पे हस्ताक्षर मत कीजिए, इसे समाप्त कर दीजिए। तो राष्ट्रपति नई सरकार यानी नए मंत्रिमंडल की सिफारिश पर
इस भेजे गए विधेयक को क्या कर देगा विद्यार्थियों, समाप्त कर देगा। तो दो प्रकार के ऐसे विधेयक होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। दूसरा होता है निलंबनकारी विटो, और निलंबनकारी विटो वो होता है विद्यार्थियों जिसमें राष्ट्रपति एक बार के लिए भेजे गए विधेयक को पुनः संसद को भेज सकते हैं और कहते हैं इस पर आप क्या करो, पुनः विचार करो। पुनर्विचार के लिए जब भेजते हैं तो इसे मैं कहूंगा निलंबनकारी विटो। और अगर पुनः विचार के बाद वही विधेयक सेम का सेम राष्ट्रपति को दोबारा भेज दिया जाए तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए क्या हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। चलो सवाल तो दूंगा ही। ये जो बाध्य किया गया राष्ट्रपति को कि एक बार तो निलंबित कर सकते हो लेकिन दोबारा आपको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी, इसे बताएंगे आप। और तीसरा विटो होता है विद्यार्थियों जेपी विटो। ये जेपी विटो शब्द बना जेब से, पॉकेट से, कि जब राष्ट्रपति के पास आप कोई विधेयक भेजो तो राष्ट्रपति पहले तो उस पर ना तो हस्ताक्षर कर रहा है, ना तो मंजूरी दे रहा है, ना उसको पुनर्विचार के लिए भेज रहा है, ना ये कहता है कि आप इसे वापस ले जाओ, ना तो पुनर्विचार करवाता है, ना हस्ताक्षर करता है, दोनों चीजें नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में कोई टाइम लिमिट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। राष्ट्रपति ने अगर ना हस्ताक्षर किए ना पुनर्विचार को लौटाया तो यह विधेयक राष्ट्रपति के पास ही रहेगा, और कब तक रहेगा इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये लंबी अवधि तक भी रह सकता है या बाद में इसे समाप्त भी कर सकती है संसद, लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने तक वो राष्ट्रपति की जेब में रहेगा, और इसे हम कहते हैं विद्यार्थियों जेबी विटो। तो ये विधायिका संबंधी कार्य हुए राष्ट्रपति के। इसके अलावा देखते हैं कार्य और कार्य जो राष्ट्रपति के हैं। तो इनमें देखो मैं रख रहा हूं विद्यार्थियों राष्ट्रपति के विधायी कार्यों में आर्टिकल 331 रख देता हूं, अनुच्छेद 331। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता था। मैंने था क्यों बोला रे? इसलिए बोला विद्यार्थीगण क्योंकि यह व्यवस्था अब समाप्त की जा रही है, लेकिन फिर भी मैं विधायी कार्य अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो ये चीज भी इसमें शामिल करेंगे कि वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता था। साथ ही जितने भी प्रतिवेदन होते हैं, प्रतिवेदन का अर्थ होता है विद्यार्थीगण रिपोर्ट, हिंदी में नहीं समझते हम, अंग्रेजी समझ में आ रही है। रिपोर्ट कैसे? चाहे भारत का वित्त आयोग जो रिपोर्ट प्रेषित करे, चाहे यूपीएससी रिपोर्ट प्रेषित करे, चाहे मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट प्रेषित करे, चाहे महिला आयोग रिपोर्ट प्रेषित करे, जितने भी जो आयोग होते हैं ये अपनी जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है यानी 1 साल का जो लेखा जोखा होता है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और राष्ट्रपति की विधायी शक्ति यह है कि वो इस सौंपी गई रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करेंगे और संसद उस पर अपना आगे काम करेगी। तो जितने भी प्रतिवेदन जो सौंपे जाते हैं ये भी राष्ट्रपति के विधायी कार्यों का एक हिस्सा होगा। ठीक है विद्यार्थियों, अभी हम राष्ट्रपति को पूरा पढ़ा नहीं है, कल हम इसके आगे वाले कामों को भी पढ़ेंगे और बड़ा अच्छे से गहराई से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।